नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल ही होंगे। तो हम ये एक और क्लास लेकर आ चुके हैं। ये क्लास आपकी क्लास ही नहीं बल्कि एक और कदम है आपकी सफलता के लिए। तो इस क्लास को पढ़ने से पूर्व या इस क्लास को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारी पिछली क्लास है हम उसमें क्या पढ़ चुके हैं और इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं। तो इससे पहली क्लास में हम देख चुके हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें भी इतिहास की जो परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वो देख चुके हैं। साथ ही साथ इतिहास लेखन की पद्धतियां, जहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम देख चुके हैं जो महत्वपूर्ण जो इतिहास ग्रंथ है जहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो वो देख चुके हैं। अब हम इस क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम पहले से ये नहीं जान पाएंगे कि हमने इससे पूर्व क्या पढ़ा या आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। यानी कि हमें एक रोड मैप जैसा चाहिए होता है कि हमें कहाँ जाना है और क्या पढ़ना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो हम इस दूसरी क्लास में, यानी कि इस एक कदम और आपकी सफलता की तरफ, ये दूसरा कदम है, तो हम इसमें बताने वाले हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखने वाले हैं हम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार या रचनाकार, और वो भी कालानुक्रम अनुसार, यानी कि काल के क्रम के अनुसार कि पहले कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, उसके बाद कौन सा लिखा गया था। और लगभग काफी इसमें इतिहास ग्रंथ ऐड कर दिए गए हैं और ज्यादातर सभी इतिहास ग्रंथ इसमें समाहित हो चुके हैं। लेकिन एक बात और, जो इतिहास ग्रंथ हम इससे पूर्व देखे थे, वहां से प्रश्न बहुत डीप पूछा जाता है और इन इतिहास ग्रंथों में से सिर्फ नाम दिया जाएगा और प्रकाशन पूछा जाएगा, लेखक पूछा जाएगा, कालानुक्रम भी पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सा इतिहास ग्रंथ आया। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी उन आपको इतिहास ग्रंथ के बारे में बताते हुए भी चलूंगी। दूसरा हम देखेंगे काल विभाजन। काल विभाजन में क्या देखेंगे कि काल विभाजन क्यों आवश्यक है, किस किस आधार पे काल विभाजन किया जा सकता है, ये सब हम जान लेंगे। वो शॉर्ट में है और ये वाला जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन, कि किस इतिहासकार ने जो काल विभाजन है वो किस प्रकार से किया। रामचंद्र शुक्ल ने कितने काल विभाजन किए, नगेंद्र ने कितना किया, तो ये सब हम इसी के अंतर्गत देख लेंगे। जैसे जॉर्ज गैरसन ने किया, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, गणपति चंद्र गुप्त जी का, नगेंद्र का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो यहाँ ये हमारा पूरा प्रारूप है कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार, और वो भी कालानुक्रम है। ये चीज याद रखिएगा कि पहले कौन सा आया उसके बाद कौन सा आया। तो सबसे पहला है इस्तवार द ललितेतुर इंदु ये हिंदुस्तानी, 1839 में ये आया था। गारसादा तासी का ये ग्रंथ है और बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रहना चाहिए। दूसरा है तजकिराई शुअरा ई हिंदी या तब का शुअरा, ये 1848 में मौलवी करीमुद्दीन का ये इतिहास ग्रंथ है। भाषा काव्य संग्रह, ये महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित ये इतिहास ग्रंथ है। और ये जो इतिहास ग्रंथ है ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो इसके बारे में हम लिख भी लेते हैं, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास संबंधी ग्रंथ। तो ये प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। दूसरा है शिव सिंह सरोज, ये शिव सिंह सेंगर जी का इतिहास ग्रंथ है, ये भी महत्वपूर्ण है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, 1888, जॉर्ज गैरसन द्वारा ये रचित है या लिखित है और ये भी महत्वपूर्ण है। और ये इन कुछ जो हम ये इतिहास ग्रंथ है जो साहित्य इतिहास में महत्वपूर्ण है, उन सभी को हम देख चुके हैं विस्तार में। तो इससे पूर्व वाली क्लास में आप देख सकते हैं। अगला जो इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी कोविद रत्नमाला, ये 2 भागों में है, 1909 में और 1914 में। प्रथम भाग 1909 में प्रकाशित और दूसरा भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। श्याम सुंदर दास का ये इतिहास ग्रंथ है। इसके अगला जो ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु विनोद, 1913 में ये प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु इसके जो है रचनाकार हैं, 3 लोग हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये भी महत्वपूर्ण है और ये हम देख चुके हैं इससे पूर्व वाली क्लास में। तो जो इससे पहली वाली क्लास में जितने भी इतिहास ग्रंथ मैंने पढ़ाए हैं विस्तार में, उनके बारे में एक एक तथ्य, तो वो तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही इसमें से कितने महत्वपूर्ण होंगे वो भी हम बताते हुए चलेंगे।
ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 का है, एडविन ग्रीव्स का ये इतिहास ग्रंथ है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 का है, इसके रचनाकार है एफई के इसके रचनाकार हैं। अगला जो है हिंदी साहित्य विमर्श 1923, पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी, ये इनका इतिहास ग्रंथ है। ब्रजमाधुरी सार 1923 का है, वियोगी हरि इसके जो है रचनाकार हैं, लेखक हैं। हिंदी भाषा का विकास ये है श्याम सुंदर दास 1924 का इतिहास ग्रंथ है। अगला इतिहास ग्रंथ है सुकवि सरोज गौरीशंकर द्विवेदी द्वारा लिखित ये इतिहास ग्रंथ है। कविता कौमुदी 1928 में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा हुआ ये इतिहास ग्रंथ है 1928 में। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का 1929 में। महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सारे विशेष तथ्य भी याद रहने चाहिए। अगला जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930, श्याम सुंदर दास द्वारा ये रचित इतिहास ग्रंथ है, लिखित इतिहास ग्रंथ है। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री का ये इतिहास ग्रंथ है। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, रमाशंकर शुक्ल रसाल का, और ये 1931 वाला अगर पूछा जाए तो रमाशंकर शुक्ल रसाल है। 1929 में अगर पूछा जाए तो रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ से प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पूछा जा सकते हैं। प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं। जो परीक्षा है वो आपकी बौद्धिकता की परीक्षा लेने के लिए ही की जाती है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1931 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्दी द्वारा ये लिखित है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931, नंद दुलारे वाजपेयी, और ये संकलनकार है, मूल लेखक नहीं है, ये भी याद रखना है इस इतिहास ग्रंथ के बारे में जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो हम हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन इसके जो लेखक हैं वो है श्याम सुंदर दास, ये भी याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी संकलन करता है। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। एक और इतिहास आ गया हिंदी साहित्य का इतिहास 1932 ईस्वी में ब्रजरत्न दास जी द्वारा लिखित है। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य 1933 में, संपादक है इसके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और ये लेखक नहीं है संपादक है, ये चीज भी याद करते हुए चलेंगे। अगला इतिहास ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी, कृष्ण शंकर शुक्ल जी द्वारा ये लिखित इतिहास ग्रंथ है। साहित्य की झांकी ये है गौरीशंकर सत्येंद्र का। पुरातत्व निबंधावली राहुल सांकृत्यायन का ये इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय जी का है 1937 में। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास गोपाल लाल खन्ना का ये इतिहास ग्रंथ है। अगला जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 रामकुमार वर्मा का, और ये महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 मोतीलाल मेनारिया का है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कई बार, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन पूछे जाते हैं तो प्रश्न वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी का है ये। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये भी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। अगला इतिहास ग्रंथ है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रजरत्न दास जी का ये इतिहास ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का ये इतिहास ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास डॉक्टर कृष्णलाल का ये इतिहास ग्रंथ है 1942 का। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 का इतिहास ग्रंथ है नंद दुलारे वाजपेयी, महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन का 1944 का ये इतिहास ग्रंथ है। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर जी का ये इतिहास ग्रंथ है 1945। रीति काव्य की भूमिका 1949 डॉक्टर नगेंद्र का है, महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र के आधार पे ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र बहुत महत्वपूर्ण आलोचक है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी इसके जो है लेखक हैं। उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी जी का है 1951 का ये इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, और इन्हीं के और इतिहास ग्रंथ हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का ये इतिहास ग्रंथ है
1960 का। हिंदी साहित्य का दर्शन, ये भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा, ये भी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास, और ये 16 भागों में है। 1961 में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ये प्रकाशित हुआ था और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके भाग से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने ये इतिहास ग्रंथ लिखा था। ये भी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। अगला जो इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके संपादक है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, और इसको अधिकतर बोलते हैं डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ। लेकिन एक चीज और याद रखनी है यहाँ पर कि डॉक्टर नगेंद्र इतिहास ग्रंथ लेखक नहीं है। एक बार ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से इतिहास ग्रंथ लेखक नहीं है, जिसमें नगेंद्र जी का भी नाम था, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का भी नाम था, तो इस प्रकार से था। तो यहाँ पर नगेंद्र जो है इतिहास ग्रंथकार नहीं है, इन्होंने सिर्फ संपादन किया है। ये भी आपको बात याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी का आदिकाल, नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे का। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 का विश्वनाथ त्रिपाठी जी का ये इतिहास ग्रंथ है और बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ ये है। अगला जो इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, और ये भी महत्वपूर्ण है। और ये भी ये अगर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल को आधार बनाकर ये लिखा गया था और संवेदना को लेकर लिखा गया था, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास वासुदेव सिंह जी का ये इतिहास है, 1993 में ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, बच्चन सिंह जी का है ये। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये सुमन राजे का है और ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और 2003 में ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004, संपादक थे नीलाभ। हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास मोहन अवस्थी जी का है। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास 2010 भगीरथ मिश्र जी का है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ये भी महत्वपूर्ण है, नीरजा माधव जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास हेमंत कुकरेती 2015 का है ये। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास रामकिशोर शर्मा जी का, ये भी एक इतिहास ग्रंथ है। 2019 तक के जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, कौन से महत्वपूर्ण है, कौन से याद करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर ये इतिहास ग्रंथों को अगर आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद इनको कर लीजिएगा, चाहे तो रिपीट करके कई बार इनको रिपीट करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। बार बार आप देखेंगे इतनी ही क्लास को तो वो आपको याद हो जाएगा। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो भाग है हमारा है वो काल विभाजन का। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कि काल विभाजन क्यों आवश्यक है, साहित्य में हो रहे दिशा परिवर्तनों को ज्ञात करना कि किस समय पर क्या चल रहा था, ये चीजें हमें ज्ञात करना। साहित्यिक प्रवृत्तियों को ज्ञात करना कि उस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियां कैसी थी, आदिकाल में कैसी थी, उसे वीर गाथा काल कहा गया, क्यों कहा गया, भक्ति काल के समय में प्रवृत्तियां कैसी थी, फिर रीतिकाल में कैसी थी। रीतिकाल का नाम भी इसीलिए तो रीतिकाल रखा गया क्योंकि उसकी प्रवृत्तियां वैसी थी। जन चेतना की उस समय पर जो जनता थी, जो जनमानस था, उनके मन में क्या चल रहा था, वो चीज भी देखने को मिलता है। कहा जाता है ना कि जो है साहित्य जो है हमारा इतिहास का दर्पण है, तो इसीलिए कहा जाता है। परंपराओं के उत्थान पतन को दिखाना, ये भी जो है काल विभाजन के आधार पर ये सब चीज देखने को मिल जाती है, तो इसलिए काल विभाजन करना आवश्यक हो जाता है। ये अगर देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न ये नहीं पूछा जाता है कि प्रश्न बताइए, लेकिन अगर हमें समझ होती है तो कई सारे प्रश्न हम ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं बिना जाने समझे। कई बार होता है कि हम ये प्रश्न तो हमने कभी पढ़ा नहीं, इस विषय के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने ये सही कैसे कर दिया, क्योंकि हमारी समझ इतनी है कि हम चीजों को समझ पा रहे हैं, उसी कारण ये सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए ये सिर्फ आपको ज्ञान के लिए ये है। अब देखिए काल विभाजन के आधार क्या क्या हो सकते हैं। तो एक हो सकता है आपका ऐतिहासिक कालानुक्रम, एक हो सकता है साहित्य के नाम के आधार पर, एक हो सकता है साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर। कैसे ऐतिहासिक जो कालानुक्रम है उसके आधार पर, कैसे जैसे आदिकाल रहा, फिर उसके बाद पूर्व मध्य काल आया, तो ये ऐतिहासिकता को दिखाता है यहाँ कहीं ना कहीं। उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल, ये जो नाम है ये नाम किसके अनुसार है, तो ये ऐतिहासिक कालानुक्रम है कि पहले आदिकाल आया। काल के अनुसार अगर देखा, समय के अनुसार देखा जाए तो आदिकाल, फिर पूर्व मध्य काल, फिर उत्तर मध्य काल, फिर आधुनिक काल, तो ये ऐतिहासिकता को दिखाता है कालक्रम के अनुसार भी।
दूसरा है साहित्यकार के नाम के आधार पर भी काफी नामों काफी जो हमारे हैं काल के नाम है वो रखे गए, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर युग। तो ये भी अगर देखा जाए तो प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर लिखे गए थे कि वो जो इतिहासकार थे या नहीं, वो जो लेखक थे या वो जो भी हमारे कवि थे, तो उनके आधार पर जो हमारी रचनाएं लिखी गई थी, सॉरी रचनाएं नहीं, जो उन्होंने अच्छा कार्य किया था साहित्य के क्षेत्र में, उसी के आधार पर उनका नाम यहाँ पर रख लिया जाता है कि ये भारतेंदु जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, तो उसी के कारण, अच्छे नहीं यानी कि साहित्य में जो योगदान दिया है उसके अनुसार। उसके बाद है साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर, तो कैसे वीर गाथा काल की उस समय पर वीर गाथात्मक, वीर परक, वीरता परक जो रचनाएं हैं बहुत लिखी जा रही थी। फिर भक्ति काल आ जाता है, तो भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है, तो ये प्रवृत्तियां हैं। फिर उसके बाद रीति काल में बहुत ज्यादा श्रृंगारिकता बहुत चल गई थी, और गद्य काल यहाँ पर आधुनिक काल तक आते आते गद्य बहुत ज्यादा प्रभावित, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। तो इसी का ये आधार है कि ये इस आधार पर नामकरण किए जाते हैं। तो ये सिर्फ ये भी अगर देखना है तो आपको ज्ञानवर्धन के लिए ही ये चीज है। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि अब आप देखेंगे नाम जो नामकरण है या काल विभाजन है वो हम देखेंगे तो समझ आएगा कि कौन सा नाम किसके आधार पर रखा गया, क्यों रखा गया। तो सारी चीज हम पहले से देख के चलते हैं तो सारी चीजें हमें समझ आती है। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन में जो गारसद तासी है, क्योंकि ये पहला इतिहास ग्रंथ है तो इसमें कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। ये यहाँ पर मैं इसलिए ऐड किया है जिससे कि आपको ज्ञात रहे कि अगर आपके दिमाग में आ जाए कि तासी जी के ने कौन सा किया था, तो आप जब क्रम से चलेंगे तो आपको समझ रहेगी कि कौन से इतिहासकार ने नाम लिखा, मतलब नामकरण किया है, काल विभाजन किया है या नहीं किया है। तो वो चीज हम यहाँ पर शुरू से क्रम से आगे बढ़ते चलेंगे। शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का इन्होंने भी प्रयास नहीं किया है, तो इन दोनों ने तो प्रयास किया ही नहीं, और ये महत्वपूर्ण तथ्य है। कहीं पे काल विभाजन के नाम से इनका नाम पूछ लिया जाए कि इन्होंने जो है आदिकाल को क्या नाम दिया, भक्ति काल को क्या नाम दिया, तो सीधी सी बात है जब इन्होंने काल विभाजन ही नहीं किया तो ये नामकरण कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे सबसे पहले जो नामकरण और काल विभाजन जिन्होंने किया था, जॉर्ज गियर्सन जी। तो इन्होंने काल विभाजन और नामकरण जो किया है, यहाँ पर देखो चारण काल 15वीं शताब्दी का, धार्मिक पुनर्जागरण मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार तुलसीदास, उसके बाद है रीति काव्य तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887। अब इन्होंने क्या है 11 जो थे भाग किए थे, लेकिन 12 खंड इस तरीके से हो गए थे, उसमें विविध आ जाता है। तो 11 इन्होंने भाग किए थे, लेकिन इन्होंने जो देखिए कहीं पर तो इन्होंने नामकरण कर दिया ऐतिहासिकता के आधार पर, कहीं कर दिया जो है प्रवृत्तियां कैसी चल रही थी, कहीं जो रचनाकार हैं उनके नाम पर कर दिया। तो ये नामकरण जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उचित नहीं ठहरता है, लेकिन सबसे पहले नामकरण किया तो सीधी सी बात है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इनके नामकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार क्रम से भी पूछे जाते हैं कि पहला कौन सा है, 5वां कौन सा है, 7वां कौन सा है, और कौन सा जो है नाम इन्होंने नहीं दिया है। तो यहाँ पर ये जो तथ्य है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला जो है काल विभाजन वो किया था, नामकरण काल विभाजन किसने किया था, एक साथ ही देखने का प्रयास करेंगे लेकिन एक पेज में नहीं आएगा। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देख लेते हैं। तो इन्होंने कैसे किया था, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और 5वां वर्तमान काल। 5 कालों में इन्होंने 5 भागों में विभक्त किया था। अब पहला जो है प्रारंभिक काल, मध्यकाल और अलंकृत काल, इनको इन्होंने 2 और उपभागों में विभक्त कर दिया था। जैसे प्रारंभिक काल को पूर्व प्रारंभिक काल नाम दे दिया और उत्तर प्रारंभिक काल नाम दे दिया, और समय बता दिया कि 700 से 1343 विक्रमी संवत तक पूर्व प्रारंभिक है, और उत्तर आरंभिक जो काल है वो है 1344 से 1444 विक्रमी संवत, यहाँ पर विक्रमी संवत है। माध्यमिक काल, इसको भी ऐसे इन्होंने बांट दिया कि 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक पूर्व मध्य काल, और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक। ऐसे इन्होंने जो अलंकृत काल है इसको पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत, उत्तर अलंकृत काल संवत 1791 से 1889 विक्रमी संवत। और चौथा था परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी संवत से अब तक ये चलता है, और वर्तमान काल ये है 1926 से अब तक वर्तमान काल ये
यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि ये अगर ये चाहिए नहीं 1925 विक्रमी संवत तक और 1926 से अब तक वर्तमान काल, क्योंकि जब तक ये इतिहास ग्रंथ लिखा गया तब तक का ही इसको आधार ले लेते हैं। अगला जो इतिहास जो ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन किया गया, नामकरण किया गया, तो वो है शुक्ल जी का और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि ये महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। जिन्होंने काल विभाजन किया है उनको महत्वपूर्ण स्वयं ही है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है ये भी हम देखते हुए चलते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन हम देख लेते हैं। तो इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, साथ ही साथ आदिकाल नाम भी दिया इन्होंने, भक्ति काल नाम दिया, भक्ति काल को ही पूर्व मध्य काल भी नाम दे दिया इन्होंने, रीति काल नाम दिया, उसको उत्तर मध्य काल नाम दे दिया, गद्य काल इसको आधुनिक काल नाम दे दिया। तो इसी प्रकार से इनका समय भी बता दिया। और यहाँ से देखो प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन नाम कौन सा दिया है, समय भी पूछ लिया जाता है कि समय कितना था, कौन से काल का कौन कितना समय था। तो ये तो आपको मतलब ये तो एकदम से ऐसे यहाँ से कॉपी करो, दिमाग में पेस्ट कर लो, ये वाली स्थिति रखो। तो वीरगाथा काल आदिकाल जो संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत में है ये, इसमें +57 जोड़कर आप ईस्वी में भी ला सकते हैं, ठीक है। भक्ति काल इसको पूर्व मध्य काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीति काल उत्तर मध्य काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, गद्य काल इसको आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रमी संवत। अब बढ़ते हैं हम आगे रामकुमार वर्मा जी के काल विभाजन पे। रामचंद्र शुक्ल जी का तो सीधा कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, मतलब एकदम आपको याद होना चाहिए। तो जो मैं चीजें बता रही हूँ कि ये एकदम आपको 100% याद होनी चाहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं और कभी ही कोई ही परीक्षा होगी जहां पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। हो सकता है आपके यूपी पीजीटी में ना पूछे, टीजीटी में ना पूछे, एलटी में ना पूछे, नेट जेआरएफ में पूछ ले, नेट जेआरएफ में ना पूछे तो आपके जीआईसी में पूछ ले, जीआईसी में ना पूछे तो ट्रिपल एसबी में पूछ ले, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो भी हम बताते हुए चलेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन नामकरण देख लेते हैं। तो इन्होंने कैसे नाम दिया है, तो प्रारंभिक काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये 4 भागों में बांटा। अब इन्होंने जो प्रारंभिक काल है इसको 2 भागों में बांटा, कौन सा, संधि और चारण काल। इसीलिए जो भक्ति काल को नामकरण के लिए पूछा जाता है तो क्या नाम दिया जाता है, संधि एवं चारण काल, क्योंकि इन्होंने उसी को उपभाग कर दी, इसी कारण इसको क्या नाम दिया, संधि एवं चारण काल, क्योंकि ये तो समय तो है ही जो आदिकाल वाला है जो हमारा है, तो उसी के कारण इसको संधि एवं चारण काल कहा जाता है। दूसरा इन्होंने दिया रामकुमार वर्मा जी ने भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत में है, रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, आधुनिक काल 1900 से अब तक ये समय इन्होंने माना है। रामकुमार वर्मा जी का भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन। अब यहाँ पर देखिए आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, 4 भाग इन्होंने दिए। अब यहाँ पर ये आदिकाल आप देख रहे हैं, वहीं आप शुक्ल जी के आदिकाल में, यहाँ पे भी वीरगाथा काल में भी आदिकाल दे रहे हैं। तो शुक्ल जी ने क्या किया था, नाम तो ये दिया था, लेकिन शुक्ल जी ने बोला था अगर वीरगाथा काल को कोई आदिकाल भी कहना चाहे तो कह सकता है, उसके आधार पर, जो समय सीमा के आधार पर, और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कह सकता है। तो इस तरीके से नाम तो इन्होंने वीरगाथा काल दिया, भक्ति काल दिया, रीति काल दिया, गद्य काल दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया कि ये नाम भी दे सकते हो आप इस काल को, इस पर्टिकुलर समय को। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि सबसे पहले नाम का प्रयोग किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने, और नाम किसने दिया है ये चीज याद रखिएगा, किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यहाँ पर आपका ये जो सस्पेंस जो बन जाता है कई बार, तो यहाँ पर ये सोल्व हो जाता है। आदिकाल का समय माना है संवत 1000 से 1350 विक्रमी संवत। अब यहाँ पर थोड़ी सी वर्तनी कई बार हो जाती है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ प्रूफ रीडिंग, करती तो बहुत हूँ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है, इसी कारण ऐसी चीजें हो जाती है। तो उन चीज को आप मतलब इग्नोर कीजिएगा और जो तथ्य है वो मतलब सही आपको पढ़ाए जाते हैं, तो ये चीज आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। भक्ति काल है 1350 से 1700 विक्रमी संवत, रीति काल है संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और आधुनिक काल है 1900 से अब तक, यानी कि अद्यतन जो चल रहा है, मतलब आगे बढ़ता रहे। तो इस प्रकार से ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है काल विभाजन और नामकरण है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो जितने भी काल विभाजन और नामकरण है वो महत्वपूर्ण ही है। अगला है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन और नामकरण। तो इन्होंने क्या नाम दिया था, आदिकाल नाम दिया था,
1184 से 1350 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखो, वहां पर क्या चल रहा था, विक्रमी संवत चल रहा था, और यहाँ पर क्या चल रहा है, जो है ईस्वी चल गया है। तो ये भी चीज याद रखिएगा, कहीं आप विक्रमी संवत को ईस्वी, ईस्वी को विक्रमी संवत अगर नहीं आ पा रहा है, तो अगर आप विक्रमी संवत ईस्वी है तो उसमें आप क्या कीजिएगा, तो विक्रमी संवत में 57 वर्ष आप जोड़ देंगे। अच्छा, मैं इससे पूर्व जो है, मैं वो जोड़ना ही बता दिया क्या रामचंद्र शुक्ल जी बारे में, सब इसमें जोड़ना नहीं, इसमें से माइनस करना है। यहाँ पर ये त्रुटि हुई, तो इसमें क्या करना है, आपको 57 वर्ष माइनस करने हैं, तो आपको क्या निकल जाएगा, ईस्वी सन निकल जाएगा, क्योंकि विक्रमी संवत 57 वर्ष बड़ा है, इस तरीके से याद रख लीजिए, 57 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो गया था विक्रमी संवत। दूसरा है पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी, और आधुनिक काल 1857 से अब तक ये जो है गणपति चंद्र गुप्त जी ने काल विभाजन किया है। अगला जो काल विभाजन है वो है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, और इनके द्वारा लिखित नहीं, संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें किस प्रकार से काल विभाजन किया गया है वो देख लेते हैं। तो इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल को भी कई उपभागों में इन्होंने बांटा है। अब देख लेते हैं। आदिकाल 7वीं शती से के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, यानी कि उन्होंने एक एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है कि 19 जो क्या नाम है, 650 से या इस तरीके से नहीं बताया, इन्होंने एक बता दिया कि जो 7वीं शती का मध्य था उससे शुरू होकर और 14वीं शती के मध्य तक चलता ये रहा है, क्योंकि एक समय पर ही ये नहीं है कि एक दिन अगले दिन स्टार्ट हो गया कि आदिकाल स्टार्ट हो गया, उसके अगले दिन यानी कि 1557 से सीधे भक्तिकाल स्टार्ट हो गया, नहीं, ये धीरे धीरे चलती है परंपराएं और धीरे धीरे परिवर्तित होती है, और कहीं पता ही नहीं चलता है कि कब परिवर्तन हो गया। तो इन्होंने एकदम सही तरीके से बताया कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के शती के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक यानी कि अद्यतन चल रहा है। अब आधुनिक काल को इन्होंने आधुनिक काल के भी उपभाग किए हैं। अब देख लेते हैं आधुनिक काल के उपभाग। तो आधुनिक काल का जो सबसे पहले इन्होंने नाम दिया था पुनर्जागरण काल, जो भारतेंदु युग है 1857 से 1900 ईस्वी तक, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को, और 1900 से 1918 ईस्वी तक ये चलता रहा है। छायावाद युग 1918 से 1938 ईस्वी तक, छायावादोत्तर काल ये चला है, ये चल रहा था, ठीक है। अच्छा, 1900 से 1938 तक, और 1938 एक मिनट 1938 के बाद का समय जो है, उसके बाद छायावादोत्तर जो काल है इसी के और उपभाग कर दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत आ गया कौन सा, प्रगति प्रयोग काल। प्रगति और प्रयोग काल जो है 1938 1953 तक ये चलता रहा था। नवलेखन 1953 से अब तक यानी कि अद्यतन यानी कि उस समय तक चलता ये रहा था। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे नगेंद्र जी द्वारा संपादित ग्रंथ का काल विभाजन। अब आया है अगला डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का काल विभाजन। इन्होंने कैसे किया था? चतुर्वेदी जी अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की स्वीकारोक्ति कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार करते हैं। आदिकाल, वीरगाथा काल, यानी कि जो शुक्ल जी ने आदिकाल कहा था कि आदिकाल भी नाम दे सकते हैं, तो इन्होंने आदिकाल बोल दिया कि आदिकाल ही नाम दे देते हैं और वीरगाथा काल कह सकते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, आधुनिक काल को गद्य काल। जो वीरगाथा काल या आदिकाल का समय है 1000 सन से 1350 तक। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1650 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 ईस्वी। आधुनिक काल 1850 से अब तक यानी कि अद्यतन चल रहा है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी का काल विभाजन। इन्होंने क्या नाम दिया है? अपभ्रंश काल नाम दिया है। फिर उसके बाद भक्ति काल, फिर रीति काल, आधुनिक काल। भक्ति काल का जो समय दिया था 1400 से 1650 ईस्वी। रीतिकाल को नाम दिया, रीतिकाल का समय बताया था 1650 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल का जो समय बताया था 1857 से अब तक यानी कि अद्यतन चल रहा है। और अगर हम देखें सर्वमान्य मत क्या है कि हम जो है क्या नाम दे सकते हैं अपने इतिहास की जो इतिहास लेखन है उसमें इतिहास का जो समय है उस किस समय को क्या नाम देते हैं, तो ये सर्वमान्य मत है।
तो सबसे पहला है आदिकाल। आदिकाल को हम दे सकते हैं 1050 से 1315 विक्रमी संवत, 1375 से 1700 विक्रमी संवत, और रीतिकाल को नाम दे सकते हैं 1700 तक। आधुनिक काल समय का जो आधुनिक काल को जो है विक्रमी संवत 1900 से अद्यतन यानी कि चल रहा है। जो आधुनिक काल है उसी के जो उपभाग है, संक्रांति काल 1843 से 1851 तक का, फिर उसके बाद भारतेंदु युग आया 1857 से 1900, 1900 से 1918 तक द्वैध युग, छायावाद युग जो है 1918 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से, और ये ईसवी सन में है, ये याद रखिएगा। नई कविता 1952 से 1960, साठोत्तर 1960 से 1990, समकालीन 1990 से, और ये जो है शुरुआत हो गया और अद्यतन ये चल रहा है। अभी भी काफी परिवर्तन आए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, आगे भी काल जो चल रहा है वो चल रहा है। तो हमारी जो क्लास है यहीं पर आज का जो पार्ट है समाप्त होता है। सारी चीजें हम देख चुके हैं कि कैसे जो हमारा शुरुआत में देख चुके हैं। यहाँ पे हिंदी साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ है जो है कालानुक्रम, ये हम देख चुके हैं। काल विभाजन देख चुके हैं कि क्यों आवश्यक है, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है लेकिन ज्ञान के लिए आवश्यक है। हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ग्रियर्सन मिश्र, बंधु रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह और सर्वमान्य मत, ये भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ हमारी जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन ये याद रखिएगा क्लास समाप्त हो रही है, आपकी यात्रा समाप्त नहीं हो रही है। आप निरंतर पढ़ते रहिए और क्लास देखते रहिए। जो प्रश्न मैं आपके पोस्ट में डालती हूँ उनको भी आप सॉल्व करते रहिए, और कैसी लगी क्लास बता दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।